हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की जो वीडियो है वो वन शॉट वीडियो है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है वीएससी एथिक्स एंड कल्चर, सोल एनसी वेब रेगुलर, सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो इसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें हमारा, जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले हमें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 30 नंबर का टोटल पेपर होता है आपका ये, ठीक है, जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, कल्चर इन डेली लाइफ। दूसरा है आपका कर्म योग। तीसरा है आपका मेंटल एक्यूपॉइस। फोर्थ है आपका ह्यूमन वैल्यूज फॉर ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो पहले हम इन 4 क्वेश्चनों को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कल्चर इन डेली लाइफ, ठीक है। तो कल्चर का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? तो कल्चर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, थॉट्स, क्लोथिंग, लैंग्वेज, फूड, ट्रेडिशन और वैल्यूज। यानी जो कल्चर है आप देखेंगे हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हमें प्रभावित करता है। हम ना चाहते हुए भी अपने कल्चर से आप देखेंगे हमेशा जुड़े रहते हैं। चाहे आप वो अपने बिहेवियर में देखें, अपनी थॉट्स में देखें, क्लॉथिंग में देखें, ठीक है ना, भाषा में देखें, भोजन में देखें, या जो भी आप ट्रेडिशन, जो भी परंपराएं या जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, उन सब में जो है आप हमेशा कल्चर को पाएंगे। तो जो डेली लाइफ है आपकी, वो आपकी जो कल्चर के आधार पर ही चलती है। आपकी रूटीन लाइफ हो गई, लाइफस्टाइल हो गया, ये सारा किससे जुड़ा हुआ है? आपके कल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता, आप रियलाइज भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप अपने कल्चर को जो है फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे जैसे लैंग्वेज और बिहेवियर हो गया आपका, ठीक है ना, आपकी जो भाषा हो गई, जो आपका व्यवहार हो गया, वो आपके कल्चर से आता है, ठीक है ना। जो आप बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप दूसरे का अभिवादन ग्रीट करते हैं, ठीक है, या रिस्पेक्ट देते हैं आप एल्डर्स को, ठीक है ना, या अफेक्शन टूवर्ड यंगर, यानी जो आप छोटे बच्चे हैं उनको प्यार करते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आई हुई हैं? ये सारी चीज़ें आपके कल्चर वैल्यू जो हैं वहाँ से आई हुई हैं, वहाँ से आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। सेकंड, फूड एंड ईटिंग हैबिट्स, ये भी हमारे कल्चर का पार्ट है, ठीक है ना। व्हाट वी ईट, हम क्या जो है खाते हैं, ठीक है ना। हाउ वी ईट, किस तरह से हम खाते हैं, ठीक है। कौन से बर्तनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेशल डिशेस कौन सी हम बनाते हैं, ठीक है ना, या फेस्टिवल के टाइम हमारी जो डिशेस बदल जाती हैं। ऑल दिस आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं। क्लोथिंग हो गई हमारी, द क्लोथ वर इन डेली लाइफ, जो हम डेली लाइफ में कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी क्या है? ये हमारे ट्रेडिशन से ही तो आई हुई चीज़ें हैं, हमारी परंपराओं से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना। और किस स्टाइल में जो हम ड्रेस पहनते हैं, ठीक है ना, कौन सा हमारा ड्रेस सेंस है पहनने का, ये सारा हमारे कल्चर से इफेक्ट होता है, ठीक है ना। डिफरेंट ओकेशन आल्सो रिलेवेंट कल्चर, और अलग अलग ओकेशन पे हम देख हमारा पहनावा जो होता है वो बदल जाता है। वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। फेस्टिवल और ट्रेडिशन भी हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना। द फेस्ट, जो भी फेस्टिवल हम आप डेली लाइफ में जो भी फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है ना, जो भी त्यौहार मनाते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, या जो भी आपके प्रार्थना वर्शिप करने का जो तरीका है, ठीक है ना, या जो भी आपके सामाजिक जो भी कार्यक्रम होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हुई हैं? कल्चर से आई हुई हैं। और ये क्या करती है भाई? ये एज ए पर्सन आपको क्या करती हैं? स्ट्रेंथ देती हैं, ठीक है ना। आपकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भी जो है रिप्रेजेंट करती हैं। सोशल बिहेवियर और वैल्यू, ये भी कहाँ से आए हुए हैं? ये भी आपके जो है कल्चर से आए हुए हैं। वैल्यू सच एस कोऑपरेशन, जैसे हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है ना, संगठित रहते हैं, सच बोलना हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, ठीक है। और फैमिली को ये फैमिली में जो हम एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी हमारी जो है किससे प्रभावित हैं? ये सारे हमारे कल्चर से ही तो प्रभावित हैं, यहीं से तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। आर्ट और एंटरटेनमेंट भी हमारे कल्चर से ही आता है, जैसे फोक सॉन्ग जो गाए जाते हैं, जो भी डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, स्टोरीज हो गई, पेंटिंग हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो क्या करती हैं भाई? ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट का भी काम करती हैं, और हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो भी हम इसके माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों ने क्या किया हुआ है? ये सारी जो भी चीज़ें हैं इन्होंने हमारे कल्चर को क्या रखा हुआ है? जीवित रखा हुआ है, ठीक है ना। इसी की वजह से तो हमारा कल्चर अलाइव है, और ये आने वाली पीढ़ियां भी इसको देखती हैं, ठीक है ना, स्वीकार करती हैं और आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं भाई जो हमारा कल्चर है वो हमारे प्रेजेंट और जो भी लाइफ है उससे जुड़ा हुआ है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे हमारी जो जड़ें हैं उसका हमें पता लगता है। ये हमें क्या करता है भाई? यूनिटी देता है सोसाइटी में, ठीक है, और हमारे जीवन को क्या बनाता है? एक मीनिंगफुल जीवन बनाता है, ठीक है।
कर्मयोग क्या है? तो देखिए कर्मयोग एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है, जो भगवत गीता में डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, भगवत गीता में किसने डिस्क्राइब किया? ये श्री कृष्ण ने। किसके लिए? कृष्ण ने किया था भाई, अर्जुन के लिए। तो अर्जुन को कुछ चीजें बताते हैं वो, जिसमें एक था कर्मयोग। तो कर्मयोग एम्फेसाइज किस चीज पर करता है कि भाई एक्शन कीजिए आप, ठीक है, आप एक्शन कीजिए सेल्फलेस होकर, ठीक है ना। आप ये किसी भी काम को कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से क्या करना चाहिए? आपको वो काम करना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स फुलफिलिंग वंस ड्यूटीज विदाउट एनी डिजायर और रिजल्ट, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम करने के लिए आपको कोई डिजायर नहीं रखना है, आपको रिजल्ट की जो है चिंता नहीं करनी है, ठीक है। कर्मयोग क्या कहता है? बताता है कि पर्सन शुड पुट फॉर देयर बेस्ट एफर्ट, कि एक इंसान को हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए और बिलीव नहीं करना चाहिए आउटकम पे। वो सब किस पे छोड़ देना चाहिए? गॉड पर और नेचर पर। यानी आप अपने काम को जो है पूरी मेहनत से और शिद्दत के साथ करो, और जो भी आउटकम है वो किस पे? भगवान और प्रकृति पर छोड़ दो, वो हमेशा आपके लिए सही ही करेंगे, ठीक है। तो की एलिमेंट्स है कुछ कर्म योग के। तो कर्म योग के अगर आप की एलिमेंट देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें आता है सेल्फलेस एक्शन, यानी निष्काम कर्म की बात करी जाती है। तो निष्काम कर्म क्या होता है भाई? परफॉर्मिंग ऑन एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड, यानी सिर्फ काम करते रहो, ठीक है ना, किसी भी रिवार्ड की इच्छा मत रखो कि भाई आप ये काम करोगे तो इससे आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा है ड्यूटी, ठीक है ना, कर्तव्य पालन की बात करता है। तो कर्तव्य पालन क्या होता है? कैरिंग आउट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, यानी जो भी आपने काम उठाया हुआ है उसे आपको क्या करना है भाई? पूरी ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है ना, पूरी ऑनेस्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ करना है। नॉन अटैचमेंट, ठीक है ना, अनासक्ति, वो कहते हैं भाई कि रिमेनिंग मेंटली अनअफेक्टेड बाय सक्सेस और फेलियर, यानी अपने मन से, ठीक है ना, जीत, सफलता, ठीक है ना, और फेलियर, इन सब चीजों जो भी आपके मन में है इन सब चीजों को आप निकाल दो, इनसे प्रभावित ना हो, बस क्या करते रहो भाई? निस्वार्थ काम करते रहो। इक्वेनिमिटी की बात करते हैं, समता भाव, यानी मेंटेनिंग बैलेंस एंड कंपोज इन ऑल सिचुएशन, यानी कहते हैं भाई परिस्थितियां कैसी भी आए आप संतुलन बना के रखिए, ठीक है, संतुलन से कभी भी हटिए नहीं, ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप कोई सी भी सिचुएशन में है हमेशा क्या करें? बैलेंस बना के रखें। इंपॉर्टेंस क्या है कर्म योग की? तो ये क्या करता है भाई? इट कीप्स द माइंड काम, यानी आपके मान को जो आपकी माइंड है उसको हमेशा शांत रखेगा। फ्री ए पर्सन फ्रॉम लेजनेस, यानी आपको आलस्य नहीं आएगा, आपको एंजाइटी नहीं आएगी, आपको कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है। इंक्रीज इफिशियंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? आपको आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है। इट डेवलप्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन टूवर्ड द सोसाइटी, ठीक है। तो इस समय आप देखेंगे कि भाई आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी हटेंगे नहीं, आप समर्पण की भावना दिखाएंगे, ठीक है, और समाज के प्रति हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए डेडिकेट रहेंगे। तो कह सकते हैं भाई कर्मयोग टीचर्स दैट लाइफ ओनली एक्शन इज और कंट्रोल, कि भाई लाइफ में हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ काम करना हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, रिजल्ट पे हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, हमें छोड़ देना चाहिए कि भाई क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, बस हमें क्या करना है भाई? हमेशा मन लगा के, ठीक है ना, डिलिगनेस, ऑनेस्टी, ठीक है ना, और डेवोशन के साथ हमें हमेशा काम करना है, ठीक है। और अगर हम ऐसे काम करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जो है हमें जरूर मिलेगी, शांति जरूर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल एक्यूपॉइस। तो ये क्या होता है? तो मेंटल एक्यूपॉइस ए पर्सन हु माइंड रिमेन स्टडी, यानी एक व्यक्ति जिसका जो मन है वो हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है, वो कभी इधर उधर भागता नहीं, वो हमेशा काम रहेगा, बैलेंस रहेगा, कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में वो हमेशा स्थिर रहता है, बैलेंस रहता है। तो ये भी आप देखेंगे जो आया है भगवत गीता से आया है, इसमें लॉर्ड कृष्णा ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं स्थिर जना। इसका मतलब है कि भाई एक मनुष्य जो होता है, ठीक है, जब भी वो कोई काम करता है तो वो कभी भी उस काम के बदले सुख दुख सफलता, ठीक है ना, विफलता, ठीक है ना, क्या पाया क्या खोया, इन सब चीज़ों से कभी भी इमोशनली जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, कभी भी इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा, चाहे उसकी लाइफ कैसी भी चल रही हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटल एक्यूपॉइस, तो इसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों को हम देखते हैं इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है इक्वेनिमिटी, ठीक है। तो इक्वेनिमिटी क्या होता है? मेंटेनिंग द सेम स्टेट ऑफ माइंड बोथ हैप्पीनेस एंड सोरो, यानी आपका जो दिमाग है, ठीक है ना, जो आपका मन है, वो कोई सी भी स्थिति रहे, चाहे सुख रहे दुख रहे, वो हमेशा क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा, ठीक है ना, वो कभी भी जो हो ओवर एक्साइटेड नहीं होगा या डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए।
कंट्रोल ओवर द सेंस, तो हमेशा क्या करो भाई, आपकी जो सेंस है उसको कंट्रोल में रखो, चाहे आपकी इच्छाएं हो गई, आपकी इंद्रियां हो गई, ये सारी चीजें यानी डिजायर और सेंस जो है वो आपके क्या होने चाहिए, हमेशा कंट्रोल में होने चाहिए। नॉन अटैचमेंट होता है यानी रिमेनिंग फ्री फ्रॉम लॉगिंग ऑब्जेक्ट्स पीपल और रिजल्ट, ठीक है, तो वो कभी भी किस चीज की चिंता नहीं करेगा भाई कि क्या व्यक्ति है, क्या उसके पास है, क्या उसके पास नहीं है, कौन सी चीजें उसको मिलनी चाहिए, तो इन सब चीजों से किस व्यक्ति का अटैचमेंट नहीं रहता, वो हमेशा क्या रहेगा भाई, इन सब चीजों से दूर रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है ना, कोई भी ऐसी इच्छा जो है उस पर हावी नहीं होती। डिस्क्रिमिनेटिव डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ी बात यह होती है कि भाई वो जो भी निर्णय लेगा वो डिस्क्रिमिनेटिव होंगे यानी विवेकपूर्ण होंगे। मेकिंग द राइट डिसीजन कामली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो हमेशा सिचुएशन को देखेगा, सिचुएशन क्या है और उसी के हिसाब से हमेशा शांत रहते हुए राइट डिसीजन लेगा। स्टेट फर्स्ट माइंड, नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फीवर, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो कभी भी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होगा, चाहे फियर आए, एंगर आए, ठीक है ना, ग्रीड, डेल्यूशन, ये सारी चीजें यानी भय हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, ये सब चीजें जो है उसके जीवन में कभी रहेंगी ही नहीं, वो हमेशा शांत रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल एक्यूपोइस, तो हेल्प इन मेंटेनिंग मेंटल पीस एंड बैलेंस, तो इससे क्या मिलता है भाई, आपको मेंटल पीस और बैलेंस मिलेगा। इनहेंस द एबिलिटी टू रिजोल्व लाइफ प्रॉब्लम कामली एंड वाइसली, तो इससे क्या होगा भाई, आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ती है और आप कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सिचुएशन हो, आप बिल्कुल शांत रहेंगे, ठीक है ना, दिमाग से काम लेंगे और अच्छे से उसको आगे बढ़ाएंगे। बिकम ए पैथ ऑफ इनर ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो इससे क्या होता है भाई, आपकी जो इनर ग्रोथ है वो भी डेवलप्ड होगी, आपकी स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है वो भी होती है। तो कह सकते हैं हम स्टेट ऑफ मेंटल एक्यूपोइस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ए साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो इससे क्या होगा भाई, आप मानसिक तौर पर, ठीक है ना, स्पिरिचुअल तौर पर जो है ज़्यादा एज ए पर्सन डेवलप्ड होंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल लाइफ, आपकी जो लाइफ होगी हमेशा बैलेंस होगी, शांत होगी, ठीक है ना, आप बिल्कुल आसानी से जो भी चीज़ सोच रहे हैं विवेकपूर्ण ढंग से उन सब चीज़ों को करेंगे। रिमेन स्टेडी विद ग्रेडनेस एंड एक्सट्रीमनल सर्कमटेंसेस, ठीक है ना, तो परिस्थितियां कैसी भी आएंगी, कैसी भी समस्याएं आएंगी, आप कभी उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन वैल्यूज फॉर बेटर वर्ल्ड, ठीक है, तो जो ह्यूमन वैल्यू हैं, ठीक है ना, वो जरूरी है एक अच्छे विश्व के लिए, बेटर वर्ल्ड के लिए, क्यों, तो देखिए ह्यूमन वैल्यूज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट लीड ह्यूमन सोसाइटी टुवर्ड पीस, अगर भाई देखिए ह्यूमन वैल्यूज आपके अंदर हैं तो ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है भाई कि कोई भी सोसाइटी होगी अगर सब अपने जो भी ह्यूमन वैल्यूज है उसको निभा रहे हैं तो समाज में आप देखेंगे शांतिपूर्ण रहेगा, ठीक है ना, प्रोस्पेरिटी रहेगी और एक दूसरे में क्या रहेगी भाई, हार्मोनी रहेगी, कभी भी जो एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, सब मिलकर एक साथ शांति और सद्भाव के साथ काम करेंगे। टू बिल्ड ए बेटर आइडियल एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, तो इससे क्या होगा, एक अच्छा वर्ल्ड बनेगा, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, सबकी अच्छी सोच होगी, सब प्रोग्रेस लेकर आएंगे। सच वैल्यू आर नीडेड दैट इंप्रूव बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ, ठीक है, तो इसलिए भाई अगर आप व्यक्तिगत तौर पर और समाज को भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो ह्यूमन वैल्यूज को महत्व देना जो है बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, ट्रूथ और ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, तो एक लाइफ बेस्ड ऑन ट्रूथ ब्रिंग ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो वो किस पे आधारित होना चाहिए भाई, वो सच पर होना चाहिए, ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा आप कैसा बिहेव करें, ऑनेस्ट बिहेवियर करें, ताकि आपकी एक दूसरे से जो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, विच इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्थी, और किसी भी हेल्थी सोसाइटी के लिए ये तो जरूरी है ना कि भाई आप समाज को अच्छे तरह लेके जाएं, सच बोलें, ठीक है ना, अच्छा बिहेव करें, ठीक है ना, लोगों के साथ अच्छे जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, तो समाज क्या रहेगा भाई, अपने आप क्या होगा, हेल्दी होगा। नॉन वायलेंस इज पीस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ह्यूमन वैल्यू के लिए। तो वायलेंस एंड हेटेड लीड द वर्ल्ड टूवर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी अगर आप हमेशा ये सोच रहे हैं भाई कि जो समस्या है उस समस्या से लड़ाई झगड़े से कोई हल निकाला जा सके या दूसरे के प्रति आप जो है द्वेष रखें, तो इससे कभी भी कोई चीज़ सही नहीं हो सकती, ठीक है। नॉन वायलेंस जरूरी है, टॉलरेंस बहुत जरूरी है, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस जरूरी है, एसेंशियल फॉर ग्लोबल हार्मनी, अगर आपको क्या करना है भाई, ग्लोबल हार्मनी लेकर आनी है तो युद्धों से दूर होना पड़ेगा, शांति बनानी रखनी पड़ेगी, एक दूसरे से सहमति रखनी पड़ेगी, टॉलरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी जो ये समाज है, ये जो विश्व है वो ग्लोबल हार्मनी की तरफ जा सकता है। कॉम्पेसेशन एंड एम्पैथी जरूरी है, ठीक है ना, तो कॉम्पेशन जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग द जॉय एंड सोरो, तो हमें क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले तो भाई लोगों के अंदर जो है आजकल आप देखेंगे कॉम्पेशन यानी करुणा का भाव नहीं होता, ठीक है ना,
और एक दूसरे के पीछे जो है सहानुभूति नहीं होती, ये चीज़ अगर नहीं है तो भी समस्याएं आती। ये चीज़ों का होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है भाई, आपके अंदर अगर कॉम्पनसेशन है, एम्पैथी है, तो आप दूसरों के दुख और तकलीफ और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो उस तरह से आप बिहेव करेंगे तो लोग भी क्या करेंगे, आपको समझेंगे, क्योंकि भाई दुनिया में मानवता सबसे बड़ी है और सबको क्या करना चाहिए भाई, सबके लिए एक जैसा भाव रखना चाहिए, ठीक है ना, और ह्यूमनिटी को आगे लेकर चलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, समाज जो होता है वो बाइंड्स होता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं समाज में। इक्विटी इक्वेलिटी एंड जस्टिस बहुत जरूरी है। तो ए जस्ट एंड इक्वल वर्ल्ड कैन बी बिल्ट ओनली एलिमिनेटिंग। तो भाई एक अच्छा वर्ल्ड कब बनेगा, जब आप जो भी डिस्क्रिमिनेशन है समाज के अंदर उसको खत्म कर दें, जैसे कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर, ये सब चीज़ें अगर खत्म हो जाए तो अपने आप मोरल वैल्यू जो है लोगों में डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर सबको मिलेंगी तो जो आपका जो समाज है वो अपने आप क्या होगा भाई, एक आइडियल समाज बन जाएगा। कोऑपरेशन एंड सर्विसेज जरूरी है। तो सोसाइटी को भाई प्रोग्रेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन करने पड़ेगा भाई, एक दूसरे का तो सहयोग करना पड़ेगा ना, आप सहयोग करेंगे तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। सर्विंग अदर सेल्फलेसली मेक ह्यूमनिटी नोबल एंड वर्च्यूज, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, सबको एक साथ लेकर चलना है और जो मनुष्यता है, ठीक है ना, जो ह्यूमनिटी है उसको हमेशा क्या करना है, आगे बढ़ाना है। जब आप ह्यूमनिटी को आगे बढ़ाएंगे तो लोग जो होंगे आपको ज़्यादा आपके साथ आएंगे और आपके साथ काम करेंगे। तो इसलिए समाज में हमेशा क्या करना है भाई, सेल्फलेसनेस रहना है, ठीक है ना, निस्वार्थ रहना है और हमेशा किसको महत्व देना है, ह्यूमनिटी को महत्व देना है, ठीक है। और साथ साथ भाई देखो, इन्वायरमेंटल जो कंजर्वेशन है वो भी जरूरी है भाई, इन्वायरमेंट को बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बेटर वर्ल्ड चाहते हैं, अच्छा जो संसार चाहते हैं, और उस सोशल वैल्यू के साथ साथ आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नेचर का भी जो है ख्याल रखें, ठीक है। एनवायरनमेंट को जो प्रोटेक्शन दे, ठीक है ना, जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है उसको रोका जाए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी जो हमारे यहाँ जो भी हमारे चीज़ें हैं, संसाधन हैं, ठीक है ना, जो भी एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ें हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, उनको पोल्यूटेड ना किया जाए, उनका दोहन ज़्यादा ना किया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो क्या करेगी भाई, ये जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए भाई अगर आपको मोरल वैल्यू के साथ साथ जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कह सकते हैं भाई कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो वर्ल्ड को एक अच्छा शांति, ठीक है ना, लवेबल, जस्टिस और प्रोस्पेरिटी के आधार पर आगे ले जा सकती है, ठीक है ना, ताकि सब एक साथ रहें, सब एक दूसरे को लेकर चलें। एवरी पर्सन शुड अडॉप्ट दिस वैल्यू, सबको अपनी जो वैल्यू है उनको समझना चाहिए, ठीक है ना, और कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि एक अच्छा समाज बनाया जा सके। और जो वर्ल्ड है उसमें सब लोग अगर अच्छे से मिलकर योगदान देंगे तो एक अच्छा जो समाज और एक अच्छा विश्व जो है वो बनाया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये है, क्रिटिकल एनालाइज ऑफ पंच परमेश्वर एज ए स्टोरी रिप्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, एक कहानी के माध्यम से आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है सोशल जस्टिस का, जो मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है पंच परमेश्वर। तो मुंशी प्रेमचंद स्टोरी पंच परमेश्वर प्रेजेंट ए थीम ऑफ, तो ये जो स्टोरी है वो थीम क्या है इस स्टोरी का, सोशल जस्टिस है, मोरल ट्रूथ है, और इम्पेटिलिटी ऑफ विलेज पंचायत सिस्टम इन डीपली इम्पैक्टफुल मैनर। तो ये भाई जो एक मोरलिटी होती है, एक सोशल जस्टिस होता है, उसको बड़े अच्छे से दिखाती है, अच्छे मैनर में रिप्रेजेंट करती है और मैसेज देती है कि भाई ये स्टोरी जो है कि जो जस्टिस होता है वो कभी भी पर्सनल इंटरेस्ट पर नहीं होता, वो किस पे होता है, वो प्रिंसिपल पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पर्सन जो होता है वो कभी भी जो फैसले लेता है वो सेल्फ मोटिव से नहीं लेता, वो हमेशा देखता है भाई कि सिचुएशन कैसी है, क्या सही है, उसके आधार पर ही आप देखेंगे जो फैसले लिए जाते हैं, जो न्याय संगत फैसले होते हैं हमेशा वही सर्वोप्रिय होते हैं जब किसी को एक पद मिलता है। द फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस, तो आप देखेंगे जो सोशल जस्टिस की फाउंडेशन क्या है, तो इसमें आप देखेंगे दो ऑर्डिनरी रूलर कैरेक्टर हैं, जिसमें आप जुम्मन शेख को देखेंगे और अलगू चौधरी को देखेंगे। स्टोरी इसमें आपको जस्टिस और इक्वेलिटी की दिखाई जाएगी कि भाई किस तरह से एक जो पर्सन है वो फैसले लेता है, उसके अंदर रिलेशनशिप जो और इमोशन जो है वो कभी भी आड़े नहीं आता उस व्यक्ति के जजमेंट पे, ठीक है। अलगू जो है वो एक बार पंच बनाया जाता है और उसको फैसला लेना होता है अपने दोस्त के खिलाफ, ठीक है। अगर उसका दोस्त जब गलत होता है तो वो दोस्ती को ना देखते हुए, ठीक है, वो क्या करता है, वो बिल्कुल सही फैसला लेता है, बेशक से उसका दोस्त ही सामने क्यों ना हो। सेकंड में आप देखते हैं द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ पंचायत, तो जो पंचायत सिस्टम है वो क्या है,
तो देखिए स्टोरी ऑफ पोर्टेज द ट्रेडिशनल लोकल जस्टिस सिस्टम, तो ये पूरी आप देखेंगे जो कहानी है वो एक लोकल जो जस्टिस सिस्टम होता था पहले, ठीक है ना, उसके ऊपर है कि भाई जो भी फैसले होते थे वो सारे फैसले किसके द्वारा लिए जाते थे, पंचायत के द्वारा लिए जाते थे, जो आइडियल इंस्टीट्यूशन होता था, ठीक है ना पंचायत। ये कोई कोड नहीं होती थी, कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती थी, बस लोगों का विश्वास होता था इस पे, ठीक है ना, लोगों को इसकी ईमानदारी और जस्टिस पर फैसला होता था, लोग इस पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो ऑथर ने यही चीज करी है, यहाँ पर दिखाया है किस तरह से भाई पंचायत में एक सोशल जस्टिस लिया जाता है, ठीक है ना, और एक जो समस्या है उस समस्या को किस तरह से रखा जाता है, ठीक है ना, और किस तरह से एक सख्त फैसला लिया जाता है, और उस फैसले में आप देखेंगे कि भाई उसके जो फैसला लिया जा रहा है वो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लिया जा रहा है जो उसका खुद का दोस्त है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस सोशल इम्पॉर्टेंटी आपको दिखाई देती है। इसमें आप देखेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट है इस स्टोरी के अंदर, इसके अंदर आप देखेंगे जुम्मन शेख है, ठीक है ना, और उसकी एक आंटी होती हैं। तो जुम्मन शेख क्या करता है भाई कि अपनी आंटी की ज़मीन ले लेता है और उसके बाद उनका मेंटेनेंस देखता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि भाई उसे जो है अपनी आंटी का भार ज़्यादा लगने लग जाता है, तो वो मेंटेनेंस देने से इनकार कर देता है और अपने घर से भगाता है उन्हें। तो इसके लिए वो कहाँ जाती हैं, वो पंचायत में जाती हैं, ठीक है ना, और पंचायत में फैसला रखती हैं कि भाई कि जस्टिस किया जाए, ठीक है। तो यहीं पर आप देखेंगे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल जस्टिस आपको दिखाई देती है, किस तरह से हाईलाइट किया गया इसको, ये आप देखेंगे। तो जुम्मन और अलगू जो होते हैं वो दोस्त होते हैं, उनकी डीप फ्रेंडशिप होती है, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप होती है। तो अलगू को फैसला लेना होता है कि भाई जो भी इनके बायस हैं, जो भी इनकी समस्याएं हैं, तो उस समस्या में जो पंच बनाया जाता है वो अलगू को बनाया जाता है, उसको फैसला लेना होता है कि वो फैसला किसके मत में दे, किसके लिए फैसला दे, वो अपने दोस्त के लिए दे पर्सनल बायस से, या फिर एक सही फैसला दे जो उसकी आंटी है उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो वहां पर आप देखेंगे कि वो जो होता है वो एक ऐसा, यानी वो जो जस्टिस लेता है, वो प्रिंसिपल जो सिद्धांत होते हैं सोशल जस्टिस के, जब वो उस कुर्सी पर बैठता है पंच की कुर्सी पर, तो उसे अपना दोस्त नहीं दिखाई देता बल्कि सोशल जस्टिस दिखाई देता है। तो वो क्या जाता है भाई, वो सोशल जस्टिस की टाइप जाता है और अपने दोस्त के खिलाफ फैसला देता है और आंटी को मेंटेनेंस के लिए जो है फैसला देता है कि आपको आंटी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं इन दोनों की जो है दुश्मनी हो जाती है, ठीक है। तो द मोरल इन्फ्लुएंस ऑफ जस्टिस, अब देखिए अगला पार्ट जो आप देखते हैं इसके अंदर कि अलगू अनबैस्ड डिसीजन अवेकनेस सेल्फ अवेयरनेस विद जुम्मन एज वेल। तो यहां पर आप देखते हैं इन दोनों में दुश्मनी हो जाती है, लेकिन फिर एक और फैसला आता है। इस समय आप देखेंगे कि जो अलगू होता है, ठीक है, वो फरियादी होता है और यहां पर आप देखते हैं एक व्यक्ति से इसका बैर हो जाता है, इसका बैल मर जाता है, उस बैल के मरने पर वो मुआवजा उस व्यक्ति से मांगने जाता है, तो वो व्यक्ति मना कर देता है। उसके बाद जब पंचायत बैठती है तो वहां पर वो व्यक्ति जुम्मन को पंच बनवा देता है। अब उसको लगता है भाई क्योंकि इन दोनों में दुश्मनी है तो फैसला जो होगा वो किसके सपोर्ट में आ जाएगा, वो उस व्यक्ति के सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि भाई अलगू और जुम्मन ये दोनों तो क्या एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन जब जुम्मन को बिठाया जाता है पंच की कुर्सी पर, ठीक है, तो अब जुम्मन जब उस कुर्सी पर बैठता है तो वो भी उस जो वो बायस था उसका वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब वो कुर्सी पर बैठता है तो वो क्या हो जाता है, पंच होता है, और पंच को क्या समझा जाता है भाई, परमेश्वर की, और परमेश्वर जो है, भगवान जो है, वो कभी गलत फैसला नहीं देगा। और वो जो फैसला देता है, यानी वो फैसला देता है तो वो अलगू के पक्ष में फैसला देता है, यानी जब वो जस्टिस की कुर्सी पर बैठता है तो उस समय जो उसको पावर मिलती है तो उस पावर में वो अपना इंडिविजुअल का फायदा नहीं देख रहा होता है बल्कि वो समाज और भलाई का फैसला लेता है। क्यों? क्योंकि भाई वो कुर्सी जो है वो न्याय की कुर्सी है और उस पर जो बैठेगा वो न्याय देगा। और इसी को क्या कहा गया है भाई, सोशल जस्टिस, यानी जब कोई भी उस कुर्सी पर बैठा है जो समाज के लिए काम कर रहा है तो कभी भी पर्सनल बायस को नहीं देखेगा बल्कि वो समाज को देखेगा और समाज के हिसाब में जो जरूरी न्याय है उसको करेगा, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड ह्यूमन वैल्यूज, तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई सोशल जस्टिस जरूरी है क्योंकि ह्यूमन वैल्यू में जो सोशल इक्वलिटी है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑथर सो दैट द राइट टू जस्टिस टू नॉट कन्फर्म पर्टिकुलर क्लास कास्ट रिलीजन। तो लेखक यही बताना चाहता है कि भाई बेशक से सिचुएशन कैसी भी हो, कोई किसी धर्म का हो, जात का हो, फ्रेंडशिप हो, लेकिन जब जस्टिस की बात आती है, सोशल जस्टिस की बात आती है तो सबके लिए न्याय जो है वो बराबर होना चाहिए, कोई भी पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही आपने देखा कि भाई किस तरह से जुम्मन जो है वो अलगू के फेवर में फैसला देता है, वहीं जब अलगू उस न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो वो उसकी आंटी के फेवर में फैसला देता है। तो यही क्या है, यही सोशल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो इस स्टोरी के माध्यम से यही बताया गया है भाई कि सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना, सोशल जस्टिस का होना बहुत जरूरी है।
तो कह सकते हैं हम भाई कि जो पंच परमेश्वर कहानी है वो एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है सोशल जस्टिस की। प्रेमचंद ने यहाँ पर बहुत बखूबी तरीके से दिखाया है कि किस तरह से भाई पर्सनल बायस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है भाई सोशल जस्टिस। और जो भी न्याय की कुर्सी पर बैठा है उसको फैसले हमेशा लोगों की भलाई के लेने के लिए चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी परिणाम निकले, लेकिन सोशल जस्टिस जो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सोशल जस्टिस जो आप देखेंगे भारतीय संहिता में भी जो न्याय चेतना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द योर ओपिनियन अबाउट सोशल जस्टिस एनी सिचुएशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। तो आप सोशल जस्टिस की जब बात कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप किन किन चीज़ों को महत्व देते हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें समाज में सामाजिक न्याय में होनी चाहिए, सोशल जस्टिस में होनी चाहिए, ठीक है, तो इनको बताना है इस क्वेश्चन में। तो सोशल जस्टिस मीन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना, डिग्निटी होनी चाहिए, उसके राइट होने चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए इंडिविजुअल चाहे वो सोसाइटी हो गई, ठीक है ना, चाहे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, लैंग्वेज हो गया, रीजन हो गया, सोशल इकोनॉमिक हो गई, या कोई स्टेटस हो गया, या कोई भी उसकी एबिलिटी हो गई, तो इन सब चीज़ों में सबको समान रखना जो है वही क्या होता है, सोशल जस्टिस होता है। तो अगर हम इन माई व्यू आप देखते हैं तो कह सकता हूँ भाई कि सोशल जस्टिस तो यही होगी ना, कोई भी सिचुएशन आए, ठीक है ना, कोई भी समस्या आए या कोई भी चीज हो, उसमें सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस देना है, उसमें इंपॉर्टेंस देता है भाई सोशल जस्टिस को, क्योंकि सामाजिक न्याय जो है वो बहुत जरूरी है सबके लिए, ठीक है ना, और सबके अधिकारों और जिसकी जो डिग्निटी है, जो उसकी गरिमा है, उसको भी क्या देना चाहिए भाई, महत्व देना चाहिए, ठीक है, तभी सोशल जस्टिस जो हो सकता है। तो प्रिंसिपल क्या है अगर आप देखें तो प्रिंसिपल सबसे पहले भाई सबको समान अवसर का सिद्धांत होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो प्राइमरी एम क्या होता है सोशल जस्टिस का, भाई ये इंश्योर करना कि जितने भी लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ केयर हो, ठीक है ना, कोई भी आइडेंटिटी हो, उसकी डेवलपमेंट हो। तो इसमें अगर आप देखें तो सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको समान न्याय मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें एक चाइल्ड है पुअर फैमिली का, ठीक है, तो वो उतनी एजुकेशन पर खर्चा नहीं कर सकता, तो भाई वो गरीब है, लेकिन अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए सोशल जस्टिस क्या होगी, तो उसके लिए सोशल जस्टिस यही होगी ना भाई, गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, उसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसी स्कीम लानी चाहिए ताकि वो भी जो है उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके जो एक अमीर वर्ग का बच्चा कर सकता है, ठीक है ना। अगर बच्चा कैपेबल है, गरीब है, तो भाई उसके आड़े ऐसा गरीबी के कारण पैसा उसके आड़े में आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि उसके सोशल जस्टिस के लिए भाई ऐसी स्कीम लेकर आए कि वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके, तभी समाज में भाई सबके प्रति जो है वो न्याय हो पाएगा, ठीक है ना। ऑपोजिशन टू डिस्क्रिमिनेशन, तो भाई ये जो भेदभाव होता है, ठीक है ना, तो भेदभाव को सबसे पहले क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, चाहे वो कास्ट हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, ये कोई भी इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी वायलेंस होती है तो उसके खिलाफ जो है सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे एक वुमेन है भाई, उसको हमेशा डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेट किया जाता है पे ऑफ पोजीशन में, यानी भाई दोनों सेम काम कर रहे हैं लेकिन महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, वहीं आप देते हैं पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है। तो ये क्या है, ये भाई क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, तो भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम वेतन मिलना चाहिए, और यही क्या है भाई, सोशल जस्टिस है। प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल ग्रुप, तो भाई जो वल्नरेबल ग्रुप हैं उनको ज़्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई इनका जो ये जो है काफ़ी समाज में जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो इनका डेवलपमेंट करना जरूरी है, तो इनके लिए सोशल जस्टिस जरूरी हो जाती है। तो सोशल जस्टिस रिकॉग्नाइज दैट सर्टन ग्रुप हैव बीन हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज, तो भाई ऐतिहासिक तौर पर इनका काफ़ी शोषण हुआ है, ठीक है ना, ये आगे नहीं पढ़ पाए हैं, मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, तो इनके लिए भाई स्पेशल सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे रिजर्वेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट को, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब को, और जो भी बैकवर्ड क्लास हैं, ताकि भाई इनको भी सोशल जस्टिस मिले और वो भी क्या कर सके, एक मुख्य धारा में आ सके, जिनका काफ़ी शोषण हुआ है, वो काफ़ी पीछे रहे हैं, ठीक है ना, समाज में उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। तो क्या किया जा सकता है भाई, रिजर्वेशन देकर उनको राइट दिए जा सकते हैं और वो भी क्या कर सकते हैं, बराबरी में आ सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो ये इक्वल, यानी इसमें क्या है कि भाई लोगों को इक्वलिटी दी गई है ना, कि जो लोग भाई पिछड़े हैं, जो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसी आरक्षित चीज़ें दे दी जाएं ताकि वो भी क्या है, समाज में इकट्ठा हो और समाज के साथ आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो ये चीज़ भी जरूरी है, तभी क्या होगा, सोशल जस्टिस हो सकता है। इम्पेटिलिटी इन जस्टिस, ठीक है, तो इम्पेटिलिटी का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो न्याय में क्या जरूरी है भाई, निष्पक्षता होना जो है वो बहुत जरूरी है। सोशल जस्टिस मीन डिलीवरिंग डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर और बायस, यानी जो भी
डिसीजन लिया जा रहा है सोशल जस्टिस में वो कभी भी जो है किसी के प्रेशर में और बायस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने देखा ना प्रेमचंद ने जो स्टोरी लिखी थी पंच परमेश्वर, तो अलगू ने क्या किया भाई, अपना वर्डिक्ट जो अपने दोस्त के खिलाफ दिया, ठीक है। वहीं आप देखेंगे दोनों की दुश्मनी होने के बाद भी जो जुम्मन होता है वो फैसला अपने दोस्त जो पुराना दोस्त था उसके लिए देता है, क्योंकि वो चीज सही थी, ठीक है ना। तो इसलिए न्याय जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए हमेशा। असिस्टेंस अकॉर्डिंग टू नीडेड, ठीक है। तो सोशल जस्टिस हमेशा वैल्यू इक्विटेबल इक्वलिटी भी देनी चाहिए भाई, फॉर्मल इक्वलिटी भी देनी चाहिए। कई बार ऐसी भी स्थितियां होती हैं भाई कि वो जो बहुत जरूरी, यानी जो इक्विटेबल न्याय होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो लोगों के पास नहीं होती और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं समाज में, तो उनको भी क्या किया जाए भाई, उनको भी इक्वलिटी दी जाए ना, इक्विटेबल इक्वलिटी दी जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, जो देख नहीं सकता, तो वो भाई कैसे पढ़ेगा, तो एक देखने वाले बच्चों की तरह तो वो आगे बढ़ नहीं सकता ना पढ़ के, तो इसलिए क्या करना भाई, उसको ब्रेन लिपि जो होती है, बुक्स होती है, वो दी जाए, ठीक है। रैंप बनाया जाए ताकि वो भी स्कूल तक पहुंच सके, ठीक है ना। उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाए, ठीक है ना, और उनके लिए कुछ स्पेशल जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको कंडक्ट कराया जाए। तो इससे क्या होगा भाई, वो भी क्या होंगे, उनको भी इक्वलिटी का एहसास होगा ना, तो वो भी क्या करेंगे भाई, जो एक समाज में अपनी स्थिति को अच्छा कर पाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाई इक्विटेबल इक्वलिटी, यानी जिन लोगों के पास वो काम करने की क्षमता नहीं है तो उनको वो क्षमता प्रोवाइड कराई जाए। तो इससे क्या होगा, विच अलाउ देम टू लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड इक्वल पार्टी। तो उससे क्या होगा भाई, उनकी भी डिग्निटी बढ़ेगी, तो वो समाज में अपने को भाई अलग नहीं समझेंगे, ठीक है ना, लाचार नहीं समझेंगे, और उनका भी पार्टिसिपेशन जो होगा वो समाज में एक जैसा होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इस तरह से कि भाई ट्रू सोशल जस्टिस वही है जहां पर भाई क्या हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है ना, कोई भी पर्सनल बायस ना हो, ठीक है ना, सबको जो है एक साथ एक मुख्य धारा में लेकर आ जाए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो उनको अगर वो चीज़ें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं जिससे कि वो भाई अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें उनको कराई जाए। जो पिछड़े हैं उनको सबको समान श्रेणी में लेकर आ जाए, तभी क्या होता है भाई, सोशल जस्टिस हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है भाई सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ठीक है, और ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जिससे क्या हो सके भाई कि एक समाज जो है वो सेंसिबल बन सके और सबको जो है समान न्याय मिल सके, ठीक है ना, समाज में सब क्या हो सके भाई, बराबरी पर आ सके, ठीक है। तो ये चीज़ करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी फेस न्यू चैलेंज एवरी डे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वैल्यू कैन वी शेयर मेंटेनेंस हार्मनी इन सच ए सिचुएशन डिस्कस, ठीक है। तो आज के टाइम में भाई बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इस समय में आप किस तरह से जो है एक हार्मनी बना सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, डिस्कस करना है। तो देखिए, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुलफिल्ड विद चैलेंज सच एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन, एनवायरमेंटल क्राइसिस, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल इनइक्वालिटीज। यानी आज के समाज में आप देख रहे हैं भाई पूरा समाज जो है वो चुनौतियों से भरा पड़ा है, ठीक है ना, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जो है आप देखेंगे बहुत सारे जो हैं इनइक्वालिटीज हैं, तो इनको आप कैसे आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो टू स्टैब्लिश हार्मनी इन दिस सर्कमस्टेंसेज, यानी अगर इन परिस्थितियों में आपको संतुलन बनाना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट एसेंशियल टू शेयर सर्टन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ठीक है। तो कुछ ह्यूमन जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है उनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपको भाई खुद स्ट्रेंथ इंडिविजुअल कैरेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, यानी अपने व्यक्तिगत चरित्र को खुद मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में ही क्या करना पड़ेगा भाई, हेल्प बिल्ड कोऑपरेटिव एंड एम्पैथिक सोसाइटी, यानी आपको सहयोग करके समाज में, ठीक है ना, बदलाव लाने पड़ेंगे, ठीक है ना, लोगों को उनकी वैल्यू को समझाना पड़ेगा, खुद को भी समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो समाज है वो एक अच्छा समाज बन सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक सोसाइटी आप देख रहे हैं भाई बहुत सारी विविधताओं से भरी पड़ी है, ठीक है, और जब विविधताएं होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, तो सबके ओपिनियन एक जैसे नहीं होते, ठीक है, डिफरेंस होते हैं, और इसमें आप देखेंगे जरूर कोई ना कोई समस्या आएगी। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेक्टिंग वेरिएशन इन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल एंड गिविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द फाउंडेशन ऑफ सोशल हार्मनी। तो भाई हमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं उन सब चीजों को समाज में क्या देना चाहिए भाई, सम्मान देना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि क्या हो सके भाई, सबकी अपनी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो बनी रहे, ठीक है ना, लोग एक साथ जो है समाज में चलें।
टॉलरेंस इनकरेज डायलॉग इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जो टॉलरेंस होती है वो क्या करती है भाई, अगर समाज में मान लीजिए कोई समस्या आ रही है तो अब क्या कर सकते हैं हम भाई, बातचीत के द्वारा उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉलरेंस क्या करता है भाई, कोई भी समस्या है तो उसको बातचीत के द्वारा हल करने का जो है एक मंच देता है, तो वहां से आप ये सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। सेकंड जो है एम्पैथी यानी सहानुभूति जिसे कहा जाता है, तो इसमें क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर एंड सीइंग दिस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टूडेज स्ट्रेसफुल लाइफ। यानी आज की जो लाइफ है भाई लोगों की, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें सबकी जो भी भावनाएं हैं उन भावनाओं को क्या है, सम्मान देना चाहिए। ठीक है, एम्पैथी enables us to make sensitive considered decision by the understanding situation of other। ठीक है, तो जो सहानुभूति है, जो एम्पैथी है, वो क्या देती है भाई, वो हमें क्या करती है भाई, जो भी हमें निर्णय लेने हैं, ठीक है ना, कैसी भी सिचुएशन हो, तो इन सब सिचुएशन में निर्णय लेने की जो शक्ति जो है वो कौन देती है हमें, सहानुभूति यानी एम्पैथी देती है। ठीक है, अगर हम दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है, तो वो लोग भी क्या होंगे भाई, हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो सहानुभूति एक दूसरों के प्रति रखना जो है वो बहुत जरूरी है। थर्ड आता है आपका कॉर्पोरेशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ टुडे, तो आज देखेंगे आप भाई बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो समस्याओं में आप देखते हैं भाई क्लाइमेट चेंज भी है, डिजिटल सिक्योरिटी एक मुद्दा है, इनइक्वालिटी एक मुद्दा है। तो आप अकेले इन सब चीज़ों को सोल्व नहीं कर सकते, इसके लिए क्या चाहिए भाई, टीम वर्क चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साझा होनी चाहिए। ठीक है ना, कलेक्टिव एफर्ट होने चाहिए, कोई गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, और उस गाइडेंस के आधार पर एक गोल रखा जाना चाहिए, और उसको तब जाके हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन और पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज इंटीग्रिटी एंड एथिक्स जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के टाइम में आप देख रहे हैं भाई करप्शन है, फेक न्यूज है, फ्रॉड है, मोरल डिक्लाइन हो रहा है लोगों का। ठीक है ना, और बहुत सारे और भी मॉडर्न चैलेंजेस आप देखते हैं समाज में बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए भाई, ट्रूथफुलनेस रहना चाहिए। ठीक है ना, सच बोलना है, ईमानदारी रखनी है। ठीक है ना, जो भी आपके जो नैतिक विचार हैं उनको सही से रखना है। ठीक है ना, और अपनी जो भी क्रेडिबिलिटी है आपको उसको बढ़ाना है, अपनी जो भी आपकी ट्रांसपेरेंसी है वो सबके सामने एक जैसी रखनी चाहिए, समाज में ट्रस्ट को बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, समाज जो होता है वो आपस में एक दूसरे से जब विश्वास पैदा होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की कमियों को लोग समझते हैं, जो समस्याओं को मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं, तो एक समाज जो है वो अच्छा बनता है। ठीक है, इसके साथ और क्या होना चाहिए भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो तो ये काम कर नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जैसे एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, ठीक है ना, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आई हैं, ठीक है, जो बहुत सारी समस्याओं को भी बना रही हैं। तो इन सारी समस्याओं को एक व्यक्ति इंडिविजुअल तो भाई निपट नहीं सकता। तो इसमें क्या है भाई, सबकी जिम्मेदारी है, सब क्या करें, इसकी जिम्मेदारी ले। ठीक है ना, प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिल्डिंग हार्मोनियस सोसाइटी। तो भाई समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सब इसमें भूमिका निभाएंगे तभी ये चीज़ हो सकती है। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भाई पर्यावरण को हम बहुत ज़्यादा आजकल नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज इस तरह खत्म रहे तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों को नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है भाई, सस्टेनेबिलिटी बना के रखनी है, कंजर्वेशन करना है अपने रिसोर्सेज का। ठीक है, और एक सेंसिटिव अप्रोच रखनी है, और अपने नेचर को हेल्प करना है और सिक्योर करना है, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, ठीक है ना, वो आगे जो हो वो सही रहे। तो ये सब जिम्मेदारी कलेक्टिव है। ठीक है ना, हम सबको मिलकर सामूहिक तौर पर अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना जरूरी है। ठीक है, फिर आता है आपका इसमें नॉन वायलेंस एंड पीस। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है आज जो चुनौतियां हैं उससे उभरने के लिए। तो प्रैक्टिस नॉन वायलेंस इज थॉट बिहेवियर एंड लैंग्वेज रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई अगर आप देखिए आप नॉन वायलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है ना, और सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है, अपने जो विचार हैं वो अच्छे रखते हैं, तो इससे क्या होगा भाई, जो लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म होंगे, शांति होगी। ठीक है, और जो शांति होती है वो सबसे अच्छा तरीका है भाई लोगों को जोड़ने का। ठीक है ना, जो भी ग्लोबल कम्युनिटी है उनको एक साथ लाने के लिए जो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है, जो आपकी वैल्यू है, वो क्या है, वो पीस ही है। ठीक है ना, शांति से तो आप हर एक काम करवा सकते हैं, तो सबको शांति के लिए तैयार रखना, क्योंकि इससे जो होता है भाई सबको जो है फायदा होता है। ठीक है ना, समस्याएं नहीं होती हैं, तो ये एक जरूरी चीज है। ठीक है ना, तो नॉन वायलेंस और पीस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समाज में, जो है समाज को जो है आगे ले जाने के लिए। कंक्लूजन तो कह सकते हैं भाई ये क्लियर है कि जो भी चीजें हैं समाज में, ठीक है ना, उनको सबको आगे बढ़ाना जरूरी है, चाहे वो आपकी
टॉलरेंस हो गई, एम्पैथी हो गई, कॉर्पोरेशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो इन सब के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, आप समाज को आगे लेके जा सकते हैं। और ये चुनौतियाँ किसी एक की नहीं है, सबकी चुनौतियाँ, तो सबको साथ मिलकर काम करना जरूरी है, ठीक है ना। और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है ना, और एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें भाई सब लोग भागीदार हों, ठीक है, और सब लोग जो हैं वो शांति से रहें, ठीक है ना, सेफ रहें, और क्या रहें, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉम्पेशन एंड शेयरिंग हेल्प इन अचीविंग इमोशनल बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से जो कॉम्पेशन और शेयरिंग है, जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, उनकी इमोशनल जो बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो कॉम्पेशन एंड शेयरिंग आर ह्यूमन वैल्यू। तो ये क्या है, ह्यूमन वैल्यू है। नॉट इम्प्रूव सोसाइटी, तो ये सोसाइटी को ही बल्कि बेहतर नहीं बनाते हैं, बल्कि स्ट्रेंथ देते हैं एक पर्सन को इमोशनली स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिंग दिस वैल्यू, तो जब हम इन वैल्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो जो एक इंडिविजुअल है वो कैपेबल हो जाता है भाई, जो भी उसकी मेंटल स्ट्रेस है, लोनलेस है, और जो भी निगेटिव इमोशन है, ठीक है ना, उन सब से क्या होता है, ये व्यक्ति आराम से जो है वो बाहर निकल सकता है। तो कॉम्पेशन मेक अस सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कॉम्पेशन क्या करता है भाई, हमें सेंसिटिव बनाता है और अंडरस्टैंडिंग बनाता है। तो कॉम्पेशन मीन्स फीलिंग द सफरिंग ऑफ अदर एंड बीइंग रेडी टू हेल्प देम। ठीक है, यानी आप कॉम्पेशन का अर्थ यही है भाई कि हम जब भी दूसरों का दुख दर्द जो भी होता है, ठीक है, उस दुख दर्द को दूर करने के लिए जो है हम हमेशा तैयार रहते हैं। व्हेन ए पर्सन बिकम compassionate, negative emotion such as anger, jealousy and dissatisfaction gradually reduce। ठीक है, जब एक व्यक्ति जो होता है वो क्या बन जाता है भाई, एक कॉम्पसनेट बन जाता है, तो उसके अंदर कोई भी क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, ठीक है, या द्वेष हो गया, असंतोष हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। दिस इंक्रीज मेंटल पीस एंड नेचुरल डेवलप इमोशनल बैलेंस। तो इससे क्या होगा भाई, आपका जो मानसिक शक्ति है वो बढ़ती है, और आपका जो इमोशनल बैलेंस होता है वो मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्पेशन रिड्यूस स्ट्रेस एंड लोनलेस। ठीक है, तो आपका जो भी अकेलापन है, जो भी तनाव है, उसको कॉम्पेशन जो है वो क्या करता है, कम करता है। एम्पैथेटिक बिहेवियर टुवर्ड अदर इंक्रीज सोशल कनेक्शन। ठीक है, तो आप जो भी देखिए, आप दूसरों के प्रति जो भी आपका व्यवहार है, ठीक है, और जो भी आपकी सहानुभूति है, ठीक है ना, वो सारी चीजें क्या होती हैं, इस टाइम बढ़ने लग जाती हैं। फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव इट प्रोवन दैट हेल्पिंग अदर एक्टिव्स हैप्पी हार्मोन्स। तो इससे क्या होता है भाई, अगर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीटोन, एंड्रोफिन, ये सारे जो हार्मोन्स है वो विकसित होते हैं, और ये क्या करते हैं, आपके स्ट्रेस को क्या करते हैं, कम करते हैं, आपके जो पॉजिटिव इमोशन है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो टू मेक ए पर्सन इमोशनली स्ट्रोंगर, और इससे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो इमोशनली क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। शेयरिंग इंक्रीज ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग इन रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होगा भाई, आप अगर किसी चीज़ से शेयर कर रहे हैं, आपका किसी के पास ट्रस्ट है, तो इससे क्या होता है, आपके रिलेशनशिप जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग वेदर इज इट इज टाइम हो गया, रिसोर्सिस हो गए, या इमोशन हो गया, यानी आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं, चाहे टाइम कर रहे हो, चाहे आप रिसोर्सिस कर रहे हैं, चाहे आप इमोशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, दूसरे से आपके रिलेशन जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, व्हेन वी शेयर आवर हैप्पीनेस, जब हम अपनी हैप्पीनेस, अपने कंसर्न और जो भी अपने एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, दूसरों को शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे जो मन का बर्डन होता है वो कम होता है, हम हल्के महसूस करते हैं। दिस रिड्यूस मेंटल प्रेशर, इससे हमारा कम होता है, और हमारे इमोशन जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं जब हम किसी से अपनी कोई चीज़ शेयर करते हैं। शेयरिंग रिड्यूस हेल्प centeredness। when a person think only about themselves, emotion like disappointment, failure, compression अफेक्ट देम मोर डीपली। यानी जब एक व्यक्ति होता है वो क्या करता है भाई, जब निराश होता है, असफल होता है, ठीक है, किसी से तुलना करता है, तो इससे क्या होता है भाई, उसकी भावनाएं जो होती हैं वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो द वैल्यू ऑफ शेयरिंग लीड्स पर्सनल टूवर्ड कलेक्टिव थिंकिंग। जब व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है तो उसको ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन जब वो खुद को उस बारे में सोचता है, ठीक है, दूसरों से शेयर करता है, दूसरों को बताता है, तो इससे क्या होता है, वो अपनी जो भी समस्याएं हैं, ठीक है ना, उसको क्या करता है, कम करता है। तो क्योंकि भाई जब वो दूसरे लोगों से इमोशनली कनेक्ट होता है और दूसरे लोग उसको बताते हैं कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो वो क्या होता है भाई, खुद यानी सेंट्रेडनेस जो होती है, यानी वो सिर्फ अपने तक सीमित होता है, वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जब वो चीज़ें किसी दूसरे से
शेयर करता है तो उससे क्या होता है भाई, लोग उसे कोई ना कोई चीज़ बताते हैं। जैसे आपका फ्रेंड आपसे कोई बात कर रहा है भाई, अगर उसे कोई परेशानी तो आप उसको कोई ना कोई हल बताओगे। तो इससे क्या होता है भाई, जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा चीज़ें कर पाता है, बेहतर कर पाता है, जो उसकी समस्याएं समस्याओं से वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, तो इसलिए भाई शेयरिंग जो है बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पेशन एंड शेयरिंग क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं भाई, सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती हैं। ठीक है, हेल्पिंग अदर ब्रिंग सेंस ए इनर सेटिस्फेक्शन विच क्रिएट इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इससे क्या होता है भाई कि आप में जो आत्मसंतोष है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वो बढ़ता है। ठीक है, आपके जो इमोशन है वो क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है ना, और इससे क्या होता है भाई, आपको करेज मिलता है। ठीक है, और इनकरेज ए बैलेंस पर्सपेक्टिव बनता है आपका, आप दूसरों को क्षमा करते हैं। ठीक है ना, हमेशा अच्छी चीज़ें सोचते हैं। क्वालिटीज दैट फॉर्म फाउंडेशन ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी बढ़ती हैं जिससे आपका जो इमोशन है वो हमेशा बैलेंस रहता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट नेटवर्क इज क्रिएटेड। तो इससे क्या होता है भाई, एक स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट नेटवर्क भी बनता है। ठीक है, तो कॉम्पेशन और शेयरिंग हेल्प बिल्ड ए सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट। तो इससे क्या बनेगा भाई, एक सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट बनेगा ना, जब आप किसी से भाई अपने दुख साझा करेंगे। ठीक है, या कोई समस्याओं को बताएंगे तो दूसरा पर्सन आपके बारे में अच्छे से जानेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिफिकल्ट टाइम है जो इमोशनल, जो आप परेशान हैं, तो आपको क्या करेगा भाई, वो सपोर्ट देगा। ठीक है, इनबिलिंग द इंडिविजुअल टू फेस चैलेंज। तो आपके साथ मिलकर उस समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करेगा। कामनेस एंड कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या आएगा, आपके अंदर भी क्या आएगा भाई, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और आप भी किसी समस्या से आसानी से निपट सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, दस द वैल्यू ऑफ कॉम्पेशन एंड शेयरिंग नॉट ओनली एक्सप्रेस ह्यूमनिटी टूवर्ड बट मेक ए इमोशनली स्ट्रॉन्ग, काम एंड बैलेंस फ्रॉम विद इन। दिस वैल्यू रिड्यूस स्ट्रेस, इंक्रीज पॉसिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप एंड मेक मोर मीनिंगफुल। देयर फॉर compassion and sharing play high significant and अचीविंग इमोशनल बैलेंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, जो भी आपका कॉम्पेशन है, जो भी शेयरिंग है, तो इससे क्या होता है, जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे के प्रति बढ़ती हैं। ठीक है, आप जो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, शांत रहते हैं, बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, आपके जो भी तनाव है, स्ट्रेंथ है, जो तनाव है वो रिड्यूस होता है, स्ट्रेस कम होता है आपका। ठीक है ना, आप पॉजिटिव सोच पाते हैं। ठीक है, सकारात्मक चीज़ें कर पाते हैं, तो आपका इमोशन होता है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी जो आपको मदद मिलती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइस ऑफ मोरल डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंस डिस्कस। ठीक है, तो जो भी मोरल डिसीजन होते हैं वो ज़्यादातर भाई सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो क्यों, इसको बताना है हमें। तो देखिए, मोरल डिस्कशन आर दोज चॉइस मेड ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट रॉन्ग। ठीक है ना, अप्रिएट इन अप्रिएट एंड जस्ट इन जस्ट। ठीक है, और इट इज जनरली बिलीव दैट मोरल प्रिंसिपल आर unusual universal, but the varied situation encountered in real life so that moral decision often change according to circumstance. Therefore the statement the bias of moral decision making depends or circumstance इज लार्जली रियलिस्टिक। ठीक है, यानी जब हम मोरल डिसीजन की बात करते हैं, चाहे कुछ भी हम भाई जो भी फैसले हैं सही ले रहे हों, ठीक है ना, गलत ले रहे हों, ठीक है, और न्याय हो या अन्याय हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, आप जो भी सही है या गलत है कर रहे हैं, या पर्सनल बायस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। कई बार कहा जाता है भाई कि उस समय स्थिति क्या है। ठीक है ना, तो आपकी जो भी मोरल वैल्यू है, कभी कभी उस स्थिति में वो मोरल वैल्यू काम नहीं आती, जब आपको इंस्टेंट कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है जो आपकी मोरल वैल्यू के खिलाफ होता है, लेकिन वो फैसले लेने भी जरूरी होते हैं। तो उस समय क्या आपकी जो मोरल वैल्यू है वो काम की रह जाती है या नहीं रह जाती है। ठीक है, तो देखिए, सर्कमस्टेंस चेंज अवेलेबल ऑप्शन। ठीक है, तो जब सर्कमस्टेंस आते हैं तो उस समय आप देखेंगे भाई मोरल वैल्यू जो होती है कई बार चेंज हो जाती हैं। मैनी टाइम द ऑप्शन अवेलेबल एंड इंडिविजुअल डिफर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो भाई लोगों के पास उस समय ऐसी सिचुएशन होती है कि कई बार उनकी जो मोरल वैल्यू होती है वो उस समय कैपेबल नहीं होती, वो चीज़ें करनी जो होती है वो आसान नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर इमरजेंसी है, लाइफ और डेथ सिचुएशन है, सोशल प्रेशर है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है ना, पर्सनल कुछ डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना, दोस मेट नॉर्मल कंडीशन। ठीक है ना, तो कंडीशन के हिसाब से हमें फैसला लेना पड़ता है कई बार। तो सर्कमस्टेंस जो होते हैं वो हमारे जो मोरल डिसीजन को जो है काफ़ी ज़्यादा बायोस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, उसी डायरेक्शन में जाएंगे जो हमारे लिए उस टाइम सही होगा। ठीक है ना, उस समय मोरल वैल्यूज जो है वो भी नहीं देखते हैं। मोरल डिलाइम्स आर सिचुएशन बेस्ड। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो मोरल वैल्यू होती हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती हैं भाई, ऐसी
चीज़ों पे डिपेंड करेंगी ना कि उस समय सिचुएशन, मान लीजिए आपके पास कोई डिलेमेंस है यानी कोई दुविधा है, तो उस समय क्या करेंगे आप, आपकी सिचुएशन क्या होगी, तो आपकी जो मोरल होगी वो दुविधा, जो भी परिस्थिति है आपकी, जो सिचुएशन है उस पर ही आधारित होगी, ठीक है। ऑफ्टन देयर इज ए क्लैश बिटवीन टू मोरल वैल्यूज, मान लीजिए आपकी दो मोरल वैल्यू हैं और वो क्लैश कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेलिंग द ट्रूथ वर्स सेविंग समवन लाइफ, अगर आप भाई क्या कर रहे हैं, अगर आप ट्रूथ, आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना, सत्य बोलना है, ठीक है ना, और सत्य बोलने से भाई किसी की जान जा रही है, तो क्या आप उस सच्चे को बोलेंगे, तो आप यही कोशिश करेंगे भाई सच ना बोलकर उसकी जान बचा ली जाए। तो इन सच केसेस ए पर्सन मस्ट कंसीडर विच वैल्यू शुड टेक प्रायोरिटी इन गिवन सिचुएशन, तो उस समय व्यक्ति जो वैल्यू को देखेगा कि भाई कौन सी प्रायोरिटी है, उस समय सिचुएशन क्या है, तो उस हिसाब से उस वैल्यू को जो है, उस मूल्य को जो है वो वैल्यू देगा, सिचुएशन को जो है प्रायोरिटी देगा और उसके हिसाब से जो फैसले लेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कल्चर एंड फैमिली इन्वायरमेंट, ठीक है, तो कई बार आप देखते हैं भाई जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो पारिवारिक परिवेश होता है उसके हिसाब से भी कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप मोरल डिसीजन आर नॉट बेस्ड slowly and abstract principle but also on a condition of social in which a person lives, ठीक है। तो भाई जो भी आपके नैतिक निर्णय हैं हमेशा वो हमेशा भाई आपके जो भी एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उस पर आधारित तो हो नहीं सकते। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। एन एक्शन कॉन्स्टेंट मोरल इन ऑन कल्चर में बी सीन इन अप्रोप्रिएट इन अनदर, ठीक है। तो मान लीजिए भाई कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि भाई आपको जो है करना ही पड़े वो काम, ठीक है, लेकिन वो आपकी नैतिकता के खिलाफ है, तो क्या आप नहीं करेंगे भाई, अगर वो जरूरी है तो आप उसको करेंगे ही करेंगे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है भाई, तो उस समय आप क्या करेंगे भाई, आप नैतिकता को महत्व ना देके जो जरूरी चीज है उसको करने का प्रयास करेंगे। सर्कमस्टेंस चेंज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल, तो भाई कई बार क्या होता है जो परिस्थितियां होती हैं वो व्यक्ति की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको बदल देती हैं, ठीक है। ए पर्सन रोल सच जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और फ्रेंड हो गया, कैन ऑल्टर द काइंड ऑफ मोरल डिसीजन दे मस्ट मेक, ठीक है। तो उस समय वो क्या करेगा भाई, उस समय देखेगा कि भाई वो किस सिचुएशन में है और उसका क्या कर्तव्य है, तो उसके हिसाब से ही उसे डिसीजन लेना पड़ेगा। वो मोरल वैल्यू को उतना महत्व नहीं दे सकता, ठीक है। तो each role has different ethic expectation which naturally influence decision making, तो भाई आप जिस भी रोल में होंगे उस रोल में ही आपको फैसले लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या डिपेंड करता है भाई, ये परिस्थिति पे ही डिपेंड करता है ना, सर्कमस्टेंस पे तो डिपेंड करता है कि आपको क्या फैसला लेना है, ठीक है। तो आप डॉक्टर हैं तो भाई अगर एक मरीज है तो उसकी जान बचाएंगे बेशक से वो अपराधी हो, ठीक है। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपका बेशक से वो रिश्तेदार हो, तो क्या करेंगे भाई, आप उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी मोरल वैल्यू जो होती है उस समय नहीं रहती, आपका जो कर्तव्य होता है, जो आपके सर्कमस्टेंस होते हैं, जो आपकी परिस्थितियां होती हैं, तो वो डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो समय जो हो गया आपका, ठीक है, और जो संसाधन हो गए, ठीक है ना, और जो भी आपकी जानकारी उस समय आपको है, तो उसके हिसाब से भी कई बार फैसले लेने पड़ते हैं, ठीक है। कई बार देखिए मान लीजिए व्हेन इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट और टाइम इज लिमिटेड, आपके पास भाई पूरी जानकारी नहीं है और आपके पास समय भी कम है, तो आप क्या मोरल डिसीजन लेंगे, तो उस समय आपका मोरल डिसीजन कभी भी आइडियल जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा भाई, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय आप ज्यादा चीजें सोच और समझ नहीं सकते। इन मॉडर्न ग्लोबल चैलेंजेस सिचुएशन बेस्ड इथिक्स इन इम्पोर्टेंट, तो भाई आधुनिक जो समय वैश्विक चुनौतियां हैं, ग्लोबल चैलेंज हैं, तो इस समय भी बहुत सारी जो नैतिकता है वो आप देखते हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन परिस्थिति के आधार पर भाई उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे इन फील्ड टेक्नोलॉजी हो गई, हेल्थ हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, मोरल डिसीजन फ्रीक्वेंटली डिपेंड और सर्कमस्टेंसेस, तो भाई ये सारी चीजें बहुत हद तक आप देखेंगे समाज में जो है समस्याओं पर भी आधारित हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आप देखते हैं भाई ये सारी चीजें जो होती हैं वो फायदा भी करती हैं, कई बार जो होती हैं चीजें नुकसान भी करती हैं, तो भाई किस सर्कमस्टेंस में किसका क्या यूज किया जाए ये बताया नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे आप देखेंगे महामारी के टाइम लॉकडाउन लगाया गया, ठीक है, तो ये जरूरी था, लेकिन भाई वो सबके लिए समान तो नहीं था। वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा भाई कि जिनके पास उस समय संसाधन थे, पैसा था भाई, उनके लिए आसान थी, ठीक है। तो एंड एलोकेशन ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज पर बेस्ड फ्रॉम आप देखेंगे इमीडिएट कॉन्सिडरेट टर्न एंड आइडियल इथिकल स्टोरीज, तो यही चीज़ है भाई। कई बार आप देखते हैं ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जो आपके आदर्श सिद्धांत होते हैं वो काम नहीं देते। आपको कई बार क्या होता है कि भाई अपनी जो पुरानी
मान्यताएं हैं या जो सिद्धांत हैं उससे समझौता करके नई चीजें भी करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। येट कोर मोरल वैल्यूज प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। फिर भी देखिए मूल नैतिक मूल्य जो हैं वो आपको दिशा तो प्रदान करते हैं। तो मोरल वैल्यू जो है आपको डायरेक्शन तो देते हैं भाई, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो ऑल्दो सर्कमस्टेंस इन्फ्लुएंस मोरल डिसीजन, बेशक से आप देख रहे हैं भाई परिस्थितियां जो होती हैं वो निर्णय को प्रभावित करती हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो फंडामेंटल वैल्यू है जैसे ट्रूथ हो गया, जस्टिस हो गया, कॉम्पेशन हो गया, इक्वेलिटी हो गया, ह्यूमनिटी, ऑलवेज प्रोवाइड गाइडेंस। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं भाई, हमेशा हमें गाइडेंस देती हैं। तो ये हमेशा हमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं, सही मार्गदर्शन देती हैं, तो हमें इस चीज़ों पर चलना ही पड़ता है। द सर्कमस्टांस सेफ डिसीजन बट वैल्यू प्रोवाइड ए सुटेबल फंक्शन। तो भाई सर्कमस्टांस जो होते हैं वो कई बार भाई हमारे निर्णय में बाधा बनते हैं, हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हम सर्कमस्टांसेस हों, फिर भी जो भी हम काम करते हैं तो उनका जो बेस होता है वो बेस हमारे यही जो मोरल वैल्यू होती हैं वही होती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं हम भाई कि क्लियर दैट सर्कमस्टेंस प्ले क्रूशल रोल मोरल डिसीजन मेकिंग, रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेक्सिटीज हो गया, डायलेमेस हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए, पर्सन्स एंड रोल, ऑल इन्फ्लुएंस डिसीजन। देयरफॉर विल द आइडियल फॉर्म ऑफ मोरालिटी में यूनिवर्सल, इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मस्ट रिमेन फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। तो जो भी हमारी भाई मोरल वैल्यू हैं, ठीक है ना, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसे भी सर्कमस्टेंस हों, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है ना। हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं आए, दुख आए, ठीक है ना, सामाजिक परिवेश कैसा हो, संसाधन उपलब्ध हो ना हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वो जो भी फैसले लेता है वो मोरल वैल्यू के ऊपर ही लेता है, ठीक है। तो हर जगह ये वैल्यू आपको देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें। धन्यवाद।